हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशन एंड बेसिकली दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर प्रेपोजिशन सीरीज। हम यहाँ पे चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस पूरे टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे टिपिकली रूल्स बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो लेसन है, इट्स ऑल अबाउट द प्रेपोजिशन रूल्स, राइट। पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको जो लास्ट वीडियो है प्रेपोजिशन की, उसमें आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन बताई हुई है। एक बार उसको वापस से मैं ब्रीफ कर रही हूँ क्योंकि जो रूल्स है वो इसी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन जो वर्ड आपके सामने है, यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर एक वर्ड आपको मिल रहा है प्री और दूसरा वर्ड आपको मिलता है पोजीशन। हम सबको पता है कि प्रेपोजिशंस में हम ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो आपको पोजीशन बताने का काम करता है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो इसी वर्ड में छुपा हुआ है। प्री पोजीशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी पोजीशन बताने वाले वर्ड्स हैं वो हमेशा पहले यूज किए जाएंगे। ओके, प्री पोजीशन में प्री यानी पहले यूज किए जाएंगे। अभी किसके पहले यूज किए जाएंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी उसमें। प्रेपोजिशन के पास एक ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक नाउन होगा। तो जो नाउन होगा उसके ठीक पहले हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन। तो आगे हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इसी पॉइंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे रूल्स यहाँ पर मिलेंगे, राइट। तो हम मूव करते हैं हमारे रूल्स की तरफ। और पहला रूल जैसा कि आपके सामने है, प्रेपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के अगर आपको कोई फ्रेज या कोई प्रेपोजिशन मिलता है तो याद रखिए कि वो प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक प्रेपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट होना, यानी कि प्रेपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट का होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। और होता ही है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आप उसे समझ सकें। स्टूडेंट्स, अगर प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो पॉसिबली वो कोई एडवर्ब फ्रेज होगा, राइट। लेकिन अगर प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस में तो उसका एक ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी है। जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखिए, दे आर इन द किचन। यहाँ पे इन जो है वो इन लोगों की पोजीशन को बता रहा है, लेकिन कहाँ पे बता रहा है? किचन में। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब प्रेपोजिशन इन जो है उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको द किचन, लेकिन जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें क्या है? प्लीज कम इन। प्रेपोजिशन तो आपको दिख रहा है लेकिन क्या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि ये फ्रेज जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये बल्कि जो इन है इस कम को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एक एडवर्ब हो गया, यहाँ पर ये एक एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी इन ऑन ये सारे वर्ड दिखेंगे तो ये ऑलवेज प्रपोजिशन होंगे। समटाइम्स दे ऑल्सो एक्ट एज एडवर्ब, राइट। प्रपोजिशन होने के लिए उनका ऑब्जेक्ट का होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, राइट। देयर वॉज अ डोरवे बिफोर मी। बिफोर इज प्रपोजिशन। अब यहाँ आपको जो प्रपोजिशन मिला है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है वो प्रपोजिशन प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर। यानी कि बिफोर के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रपोजिशन जो है, प्रपोजिशन जो है उसके बाद आपको प्रोनाउन दिया हुआ, राइट। लेकिन ये भी किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। अभी इससे रिलेटेड हम रूल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आई हैड नेवर सीन इट बिफोर। अभी यहाँ पर आप वापस से देखिए, इट बिफोर के बाद आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये जो इट जो है वो सीन को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब कि जो एडवर्ब है वो यहाँ पर बिफोर, राइट। ठीक इसी तरीके से फिफ्थ एग्जाम्पल में आई विल कॉल आफ्टर वर्क। आफ्टर के बाद आपको प्रपोजिशन, यहाँ जो आपका आफ्टर था इसके बाद आपको मिल गया ऑब्जेक्ट वर्क। ही कॉल्ड सून आफ्टर। फिर से यहाँ पर आप देख रहे हो कि आफ्टर के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ जो आफ्टर है ये प्रपोजिशन की बजाय क्या है? एडवर्ब, राइट। तो आपको यहाँ जो पूरा रूल क्लियर किया मैंने वो ये कि एक प्रपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट वहां प्रेजेंट नहीं है तो पॉसिबली वो एक एडवर्ब होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। अ प्रोनाउन फॉलोइंग अ preposition शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यही मैं अभी आपको बता रही हूँ। ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ? आपको प्रोनाउन
की जो वीडियोस है आप वहां जाकर इसे चेक कर सकते हैं। हम मी का केस यूज करते हैं, हम देम का यूज करते हैं। मी का केस आई के लिए आता है, दे का केस के लिए हम देम यूज करते हैं, वी के लिए आप अस यूज करते हो, ही के लिए हम हिम यूज करते हैं। तो ये सारे जो केसेस होते हैं हम इन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। अब रूल के हिसाब से कि प्रेपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब वो ऑब्जेक्ट है कोई नाउन हो या फिर कोई प्रोनाउन, लेकिन जब भी होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा। तो नाउन को तो आप इजीली ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन का यही फॉर्म आप यूज करेंगे अगर कोई प्रेपोजिशन के बाद आप प्रोनाउंस को यूज कर रहे हैं। यानी प्रोनाउंस के बाद जब भी जो प्रोनाउन होगा वो जब भी प्रेपोजिशन के बाद आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसा कि आप मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है? अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम माई वाइफ एंड मी। अभी फ्रॉम इज प्रेपोजिशन, माई वाइफ आप देख रहे हो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही है। और साथ में यहाँ आप अगर सपोज आपको आई दिया गया होता तो हमें उसे कट करके क्या करना था, मी। बिटवीन हिम एंड हर, अगर सपोज आपको दिया होता दैट बिटवीन ही एंड शी, तो वो बिल्कुल गलत होता। ही का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लिखेंगे, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम हर यूज करेंगे। ठीक इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल में मैरी गेव इट टू देम। टू इज अगेन व्हाट, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हम दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम यूज करेंगे। तो जब भी आप प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन ऑलवेज हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज करना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो। क्लियर? चलिए थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। और जो थर्ड रूल है हमारा वो है प्रेपोजिशन का गोल्डन रूल। और ये आपसे क्या कह रहा है, अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन। हमेशा एक नाउन को फॉलो करेगा। इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। वो कभी वर्ब को फॉलो नहीं कर सकता। और ये काफी बार स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं और बहुत ज्यादा उनको एरर यहाँ पर आती है इस पॉइंट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, द फूड इज ऑन दी टेबल। अभी आपको ये याद रखना है, द फूड इज ऑन द टेबल में ऑन आपका क्या है, प्रपोजिशन, और फिर हमें क्या मिला है, नाउन। और वो नाउन क्या है आपका, ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो आपको ये याद रखना है कि प्रपोजिशन हमेशा किसी नाउन को ही फॉलो करेगा जो कि बेसिकली वहां उसका ऑब्जेक्ट होगा। कभी भी आप वर्ब यूज नहीं कर सकते। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पे वर्किंग आया है, ये वर्ब इन आईएनजी फॉर्म है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, इसके जो बाद वाला रूल है वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ यूज टू वर्किंग जो दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली जेरेंट। ये एक जेरेंट है। ये आईएनजी फॉर्म में ही दिख रहा है आपको वर्ब, लेकिन ये नाउन की तरह बिहेव करता है। इट्स नॉट अ वर्ब, ये वर्ब नहीं है। क्लियर? वर्ब का यूज आप नहीं कर सकते जैसा कि यहाँ रूल में आपको दिया हुआ है। कभी भी कोई भी प्रपोजिशन किसी वर्ब को फॉलो नहीं करते, दे ऑलवेज फॉलो अ नाउन जो कि बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट होता है। अभी यूज टू वर्किंग में जो वर्किंग दिया हुआ है, इट्स नॉट वर्ब, ये कोई वर्ब नहीं है, बल्कि ये जेरेंट है। तो आपको याद रखना होगा। जेरेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट रूल जो डिस्कस करेंगे वहां पे भी आपको यही कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट? ये नीचे आपको एक नोट दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही पॉइंट। देखिए, और प्रपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब, जो अभी हमने वी वांट टू फॉलो प्रपोजिशन बाय अ वर्ब। अगर हमें किसी वर्ब को फॉलो करना है तो हमें उसे आईएनजी फॉर्म में रखना होगा, जो कि बेसिकली क्या है, एक जेरेंट, या आप कह सकते हो कि जो वर्ब होता है नाउन फॉर्म। ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पर नाउन की तरह एक्ट करते हैं, ना कि वर्ब की तरह। तो जब भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस यूज करेंगे और वर्किंग या ऐसा कोई भी वर्ब मिल रहा है जिसमें आईएनजी है, तो ये याद रखना है कि वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में इसलिए है बिकॉज इट इज अ जेरेंट। वो एक जेरेंट है जो कि बेसिकली वर्ब इन नाउन फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट कंफ्यूज preposition to with infinitive to। अभी किसी preposition के साथ to, ये जो आपका preposition जो to दिया हुआ है ये, और जो infinitive है to, उसके बीच का डिफरेंस आपको समझना जरूरी, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं एरर्स में, और हम कई बार इसको लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टू एज अ प्रपोजिशन।
जब भी स्टूडेंट्स आप टू को एज ए प्रपोजिशन यूज करेंगे, अभी हमने लास्ट रूल में डिस्कस किया कि अगर टू प्रपोजिशन के लिए यूज हो रहा है तो वर्ब आप जो आईएनजी फॉर्म में लिखते हो वो बेसिकली क्या होता है, वर्ब इन नाउन फॉर्म, यानी कि हम जेरेंड बना रहे हैं उसको, जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया। आई एम यूज टू स्विमिंग। स्विमिंग जो वर्ड दिया हुआ है आपको, इट्स नॉट अ वर्ब, बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जेरेंड है। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। लोग यहाँ पर काफी बार लिखते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, पर आपको याद रखना है कि सी वर्ब का फॉर्म हो जाएगा, वर्ब इन बेसिक बेसिक फॉर्म दिया हुआ है, तो वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सी का यूज यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी भी यूज नहीं कर। क्लियर? हमें यहाँ पे जब भी वर्ब यूज करना होगा, इट शुड बी इन आईएनजी फॉर्म, दैट मीन्स दी जेरेंड। लाइकवाइज थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शी सक्सीडेड इन विनिंग दी रेस, राइट? यहाँ पर भी इन प्रपोजिशन, और ये विनिंग जो है इट्स नॉट अगेन अ वर्ब, इट्स अगेन अ जेरेंड, ये भी जेरेंड। क्लियर? ठीक इसी तरीके से अगर हम टू इंफिनिटिव की बात करते हैं, तो अब आपको यहाँ रखना है टू जब भी आएगा तो वो वर्ब का, अगर इंफिनिटिव आपने यूज किया तो वो वर्ब का बेस फॉर्म ले, यानी कि हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर, जैसा कि आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। आई यूज टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, अभी यूज टू में यहाँ पे भी टू है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे थे, लेकिन यहाँ लिविंग नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ये इन्फिनिटिव है। जब इन्फिनिटिव होगा तो हमें वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है, लीव जो आपको दिया हुआ है दिस इज द। क्लियर? लाइकवाइज दे लव टू, डांसिंग नहीं होगा, दे लव टू डांस होगा, ये भी हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखना है कि हमें प्रपोजिशन टू जो है उसे इंफिनिटिव टू के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अगर टू के साथ वर्ब आ रहा है जो कि प्रपोजिशन है तो आप जेरेंड का यूज करेंगे, लेकिन इन्फिनिटिव अगर आप यूज कर रहे हैं तो हमें वहां पर वर्ब को उसके बेसिक फॉर्म जो है, उसका बेस फॉर्म जो होता है उसमें यूज करना होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये जो चारों रूल्स है वो क्लियर है। इसी तरीके से मिलेंगे कुछ नए रूल्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।